Evening everyone, welcome to your first class of science this year। तो आज से हम लोग क्लास 7th की साइंस की भी स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज से हम लोग साइंस में भी कदम रख चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। बट बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले हम लोग अपनी बुक के बारे में बात करते हैं। आखिर हम लोग किस बुक से इस साल पढ़ने वाले हैं? तो भाई हम लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की नई बुक जो आई है, क्यूरियोसिटी। तो ये बुक नई आई है और काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें चीज़ें बस ऐसे छपी नहीं है, रटने वाला कोई काम नहीं है। चीज़ें अच्छे से इसमें दी हुई हैं, एक्सप्लेन की हुई हैं ईजी लैंग्वेज में। इनफैक्ट काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी दिए हैं इसमें, जो आप आराम से घर में परफॉर्म करके चीज़ों को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये बुक आपको सिर्फ चीज़ें बताएगी नहीं, अच्छे से समझाएगी। आप चीज़ों को पढ़ोगे, फिर उसको लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई करोगे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी सारी चीज़ों की। तो ये बुक बेसिकली उसी पे फोकस करती है। इनफैक्ट हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये फर्स्ट चैप्टर, ये कोई कंसेप्चुअल चैप्टर नहीं है। इससे कोई भारी बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये एक प्रीव्यू है जो आपको बता रहा है कि आप क्या क्या पढ़ोगे इस साल। मतलब कहाँ से आप स्टार्ट करोगे और कैसे हर चीज़ आपको इंटरकनेक्ट होते हुए आप सब चैप्टर्स कवर कर जाओगे। तो टोटल 12 चैप्टर्स हैं इस बुक में। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा यही है, जो हमें इंट्रोड्यूस करेगा सब चीज़ों से। बाकी के 11 चैप्टर्स बचे, उनके बारे में बताएगा ये फर्स्ट चैप्टर बेसिकली। तो कुछ ऐसे भारी चैप्टर नहीं है, बस इंट्रो है, बस इंट्रोडक्शन है ये आपको बताएगा कि आपकी साइंस की वर्ल्ड कितनी एवर इवॉल्विंग है। देखो नाम देखो, सबसे पहले चैप्टर का था एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब कि साइंस की दुनिया हमेशा इवॉल्व होती रहती है। जैसे एक एक दिन बीतता जाता है ना, तो कुछ ना कुछ नई डिस्कवरीज हम लोग करते ही रहते हैं। नॉलेज कहते हैं ना, नॉलेज सीखने की कोई एज नहीं होती। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है वो चीज़ें सीखता जाता है। साइंस का भी यही रूल है। ऐसा नहीं कि सालों पहले कुछ बन गया, साइंस बन गई, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नहीं भाई, डेली कुछ ना कुछ साइंस में एडिशंस होते रहते हैं। आप अपने आसपास देखो, कितनी सारी चीज़ें हैं। अपनी मतलब आसपास छोड़, पूरी दुनिया को देख लो, कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी ब्यूटीफुल वर्ल्ड है हमारी। लेकिन उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हो रही हैं, क्या आपको उनके बारे में पता है? नहीं पता होगा भाई। आप क्लास 7th के छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप लोग। आपने अभी तक सिर्फ 6 तक पढ़ा है, लेकिन आने वाली क्लासेस में क्लास 7th की बात करते हैं। क्लास 7th में आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कि सन और स्टार्स क्या होते हैं, उनकी मूवमेंट क्या है, डे एंड नाइट कैसे होता है, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, एक्लिप्स क्या होते हैं, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये सब क्या होता है। प्लांट्स कैसे फूड जनरेट करता है, क्या प्लांट्स जो फूड जनरेट करता है वो हम ह्यूमंस की तरह जनरेट करता है। हम जो फूड खाते हैं वो कहाँ जाता है, हम लोग ब्रीदिंग कैसे करते हैं, सब कैसे होता है ये सब। तो ये सब आप समझ जाओगे क्लास 7th में। आपके सारे चैप्टर्स आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे, आपके अंदर की नॉलेज को बढ़ाएंगे कि आप दुनिया को और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहोगे। इनफैक्ट आप खुद रोज़ कुछ ना कुछ नई डिस्कवरीज करने लगोगे। अगर आप इस बुक को, आप क्लास 7th को अच्छे से पढ़ते हो ना, तो सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं, तो साइंस इज़ नॉट जस्ट अ बुक ऑफ फैक्ट्स। हाँ, मतलब साइंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ रट लो। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उनको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा और चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ चीज़ें पढ़ने से, याद करने से कुछ नहीं होता है। चीज़ों को देखो, समझो और खुद ट्राई आउट करो, रियल लाइफ में अप्लाई करो। साइंस स्टडीज टाइनी थिंग्स, सेल्स, ह्यूज थिंग्स, स्टार्स एंड सन। साइंस में सब कुछ इंक्लूड होता है। साइंस के 3 वो है ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आप सब कुछ पढ़ोगे, फिज़िकल नेचर, केमिकल नेचर, बायोलॉजिकल चीज़ें कैसे होती हैं, सब। और ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। ये सब जो दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, जो सब आपके पास चीज़ें हैं, आप प्लांट्स
इलेक्ट्रिसिटी, सन एंड मून, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड करती है, और अगर एक चीज़ भी हमारे इस इकोसिस्टम से, इस अर्थ से अगर चली जाए, गायब हो जाए, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हर छोटे से छोटी और हर बड़े से बड़ी चीज़ें साइंस के अंडर कवर हो जाती हैं। और ये जो बुक है ना, वो आपको इनकरेज करेगी टू बी क्यूरियस, टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड टू लर्न बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। आप जब आगे अपनी बुक को देखोगे आने वाले चैप्टर्स में, इनफैक्ट इस बुक के लास्ट में भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, बट ओवरऑल इन जनरल इस बुक में काफ़ी सारे इजी एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं जो आपकी नॉलेज को अच्छे से और अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि आप जब चीज़ें ऑब्ज़र्व करोगे, उसको खुद करके देखोगे, तो ज़्यादा अच्छे से आपके अंदर, आपके दिमाग में चीज़ें घुसती हैं। ठीक है, तो अब तो मैंने यहाँ बात की ना कि बी क्यूरियस। आपकी बुक, ये जो बुक है ना, आपको क्यूरियस करेगी। आपकी बुक का नाम भी क्यूरियोसिटी है, तो एज अ नेम सजेस्ट आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को डेवलप करेगी। जो इस दुनिया में बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं ना, वो भी एक छोटी सी क्यूरियोसिटी से ही आए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख लो, अपने एक न्यूटन अंकल थे, उनके सिर पे एक बार वो पेड़ के नीचे बैठ के बुक पढ़ रहे थे, उनके सिर पे एक एप्पल गिरा, तो उन्होंने क्वेश्चन किया, व्हाई डिड द एप्पल फॉल। और इस क्वेश्चन का आंसर खोजते खोजते उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर कर दी। वैसे ये सब चीज़ें आपकी बुक में दी नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जस्ट टू इंक्रीज योर सम जीके। ये जीके पर्पस के लिए, आपकी बुक में नहीं है ये, तो इस पर उतना फोकस नहीं करते हैं। हाँ, ऐसी बॉइलिंग केटल से, एक बॉइलिंग केटल होता है ना, तो उसका लिड क्यों लिफ्ट किया, ये चीज़ का आंसर जानते जानते स्टीम इंजन की डिस्कवरी हो गई। बर्ड को वॉच करते करते, वाई डू द बर्ड स्टे अप, भाई चिड़ियाँ उड़ती हैं तो वो उड़ती कैसे रह जाती हैं, इस क्वेश्चन का आंसर खोजते खोजते एयरप्लेन की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, तो बिग आइडिया स्टार्ट विथ स्मॉल क्वेश्चंस, व्हाई डिड दिस हैपन। आपकी छोटी सी क्यूरियोसिटी पता नहीं आगे चल के क्या बड़े बड़े आइडियाज़ ले आए, किसी को नहीं पता है। तो बस अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को बाहर लाओ, आसपास चीज़ों को क्वेश्चन करो, और बस देखो आगे क्या होता जाता है। हाँ, तो आप अपनी बुक को देखोगे, आपकी बुक सिर्फ इसमें मटेरियल जो छपा है वो भी इंटरेस्टिंग है, और इसकी जो प्रिंटिंग है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखो, आपके बुक के लेफ़्ट साइड जो पेज है, उसके बॉटम कॉर्नर में पेज नंबर के साथ एक बटरफ्लाई बनी है, और राइट साइड वाले पेज में टॉप पे प्लेन बना है। तो क्या ये ऐसे ही बना है? हाँ, नहीं, हाँ भी और नहीं भी। ये डिज़ाइन पर्पस के लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी मीनिंग भी है। क्या मीनिंग है? ये बटरफ्लाई और ये जो पेपर प्लेन है, वो फ्रीडम ऑफ लर्निंग को सिंबलाइज कर रहा है। फ्रीडम ऑफ लर्निंग मतलब, एक बटरफ्लाई देखो, वो आसमान में आराम से फ्रीली कहीं भी उड़ सकती है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ उड़ेगी। और एक पेपर प्लेन भी उतना दूर तो नहीं उड़ता बटरफ्लाई की तरह, बट हाँ, आप उसको ऐसे फेंकोगे तो वो आराम से फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में उड़ेगा। आप कहोगे भाई सामने जाओ, तो वो सामने नहीं जाएगा, जहाँ उसका मन करेगा वो वहाँ जाएगा। वैसे ही आपको अपनी लर्निंग को भी करना होगा। आप चीज़ों को सीखने के लिए एकदम फ्री हो। आपको जो सीखना है आप वो सीख सकते हो। चीज़ों को एक्सप्लोर करो, डिस्कवर करो, और ऊंचाइयों को छुओ। लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट। ठीक है, एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी क्यूरियोसिटी पता नहीं आगे चल के क्या बिग आइडिया बन सकती है। इवन समथिंग सिंपल लाइक अ पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल एयरक्राफ्ट साइंस। ये जो पेपर प्लेन है, उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिली थी कि हम एयरक्राफ्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे पीछे मैंने दिखाया ना, बर्ड्स को वॉच करते हुए एक क्वेश्चन आया कि भाई वो कैसे उड़ती हैं, तो एयरप्लेन की डिस्कवरी हो गई आगे चल के। वैसे ही लर्निंग टेक फ्लाइट्स व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। अगर आप क्यूरियस हो किसी चीज़ को सीखने के लिए ना, तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। ज़बरदस्ती आप कोई चीज़ सीखोगे, समझोगे, तो वो काम नहीं आएगी। अगर आप रियली उस चीज़ को लेके सीरियस हो, आप क्यूरियस हो,
तो भाई बेस्ट है वो। व्हाट इज साइंस रियली? तो देखते हैं आखिर साइंस है क्या। हमने जान लिया कि आपकी बुक के बारे में, आपकी बुक कैसी है, सब कुछ, बिग इन्वेंशंस फ्रॉम स्मॉल क्यूरियोसिटी, इंट्रो भी हो गया। अब जानते हैं आखिर साइंस है क्या भाई, क्यों पढ़ना है मुझे साइंस, है क्या ये साइंस? साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, बीइंग क्यूरियस एंड एक्सेप्टिंग अननोन थिंग्स। आपने सिक्स्थ में पढ़ा, सिक्स्थ में आपने पढ़ा कि प्रोसेस के बारे में, कि प्रोसेसेस क्या होती हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में समझा। लेकिन सेवेंथ में आप समझोगे आखिर वो चीज़ें एग्जैक्टली होती कैसे हैं, किस सीक्वेंस में होती हैं, और अगर ये चीज़ अगर ना हो तो क्या होगा। साइंस इज़ नॉट लिमिटेड टू बुक्स। आप रियल लाइफ में ऑब्ज़र्व करो और उन चीज़ों को परफॉर्म करो। देखो और सीखो, देखो सीखो और अप्लाई भी करो रियल लाइफ में, तब आप रियली साइंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी। आप हर चीज़ों को देखोगे आसपास, सब कुछ आपको थोड़ी पता है कि हर चीज़ कैसे हो रही है, तो चीज़ों को देखो, उनको क्वेश्चन करो। साइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट। भाई साइंस मतलब एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट में देखो, एनवायरनमेंट मतलब आसपास की चीज़ें, हर चीज़ के पीछे साइंस तो है ही है। ह्यूमंस और साइंस दोनों इंटरकनेक्टेड है भाई। ह्यूमंस ने तो साइंस की डेवलपमेंट लाई है, लेकिन अगर ह्यूमंस नहीं होते तो क्या साइंस भी नहीं होता? ज़रूर होता भाई, साइंस क्यों नहीं होता? साइंस तो हमेशा से था, बट हम ह्यूमंस ने उसको डिस्कवर नहीं किया था बस। तो जैसे ही हम लोग डिस्कवरीज करते गए और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती गई। और हाँ, इट टीचेस अस टू प्रोटेक्ट नेचर, टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सिर्फ हमारे पास देखो, हमारी दुनिया जो हमारी अर्थ है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन आपने देखते होगे, सुने होगे कि हम लोग कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अर्थ को। लाइक उसके रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जिस वजह से हमारी अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो भी खतरे में आ गए हैं। मतलब अर्थ की भी भाई अपनी कैपेसिटी है ना, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। तो हमें अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि एक अच्छा फ्यूचर हम लोग बिल्ड कर सकें। ठीक है, तो साइंस इज़ equals to curiosity plus questioning plus exploration। चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, लिंक करो और समझो, वही सेम चीज़ आपको हर जगह दी हुई है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हमने ये समझ लिया आपकी बुक में क्या क्या है, आपकी बुक आपको क्या कराना चाहती है, आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को बाहर लाना चाहती है, आपको समझाना चाहती है कि सिर्फ चीज़ें पढ़ने से नहीं होगा, उनको रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखते हैं हम क्या क्या चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। भाई इस साल हमें पढ़ना क्या क्या है। अब बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन मिलने वाला है इस साल, आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर है। आपका सेकंड चैप्टर होगा एसिड, बेसिस और न्यूट्रल के बारे में। तो इसमें आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में देखोगे। मतलब आपने कुछ फ्रूट्स देखे होंगे ना, कुछ फ्रूट्स स्वीट होते हैं, कुछ थोड़े से खट्टे टाइप के होते हैं, है ना। जैसे आप कभी को एप्पल में देख लो, कभी कभार एप्पल आपका बहुत मीठा होता है, लेकिन कभी कभार एप्पल उतना मीठा नहीं होता है। आप लेमन को देख लो, लेमन इतना वो क्या बोलते, खट्टा टाइप का क्यों होता है? कभी आपने क्वेश्चन किया है इसके बारे में? नहीं किया है तो अब आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप इन सब चीज़ों के बारे में चैप्टर 2 में सीखोगे। ठीक है, और हल्दी स्टेन के बारे में, जैसे आपकी कपड़ों पे नहीं कभी हल्दी लग गई होगी, जैसे आप कुछ खा रहे हो, सब्जी गिर गई, उसका स्टेन नहीं जा रहा आपकी यूनिफॉर्म से, फिर मम्मी डांट रही हैं कि क्यों नहीं ढंग से खाया। तो किसी भी कपड़े पे आपके कुछ स्टेन्स लग जाते हैं जो नहीं हटते, ऐसा क्यों होता है? तो
आप ऐसे नॉर्मल वाटर से वॉश करोगे तो नहीं हटता है, बट जब आप वॉशिंग पाउडर का यूज़ करते हो तो क्यों हट जाता है? कभी सोचा है इस बारे में? सोचा होगा तो इसके आंसर्स आपको अगर नहीं मिले होंगे तो इस चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। ये चैप्टर आपको आपके आसपास की एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल चीज़ों के बारे में बताएगा कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चीज़ एसिडिक है, क्या बेसिक है, क्या और क्या न्यूट्रल है। ठीक है, फिर आप अपने आसपास देखो, आपका मोबाइल, आपका फ़ैन, आपके रूम में लगी हुई लाइट बल्ब, वो सब कैसे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना? तो फिर चैप्टर 3 आपका इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम लोग आपके एनवायरनमेंट से स्टार्ट किए। सबसे पहले हम लोग फूड से बात किए कि फ्रूट्स, आपकी यूनिफॉर्म, आपके कपड़े गंदे कैसे हो जाते हैं, कपड़े धोते वगैरह आप कैसे हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी, घर में पंखा, एसी, लाइट जो जैसे चलती है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में आप जानोगे इस चैप्टर में, और आप एक्सपेरिमेंट्स भी करोगे कि कैसे सिंपल सर्किट्स बनते हैं और कैसे मटेरियल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना? ये सब आप इस चैप्टर में सीखोगे। फिर चैप्टर 4 है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी हर मटेरियल में फ्लो होती है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स में ही फ्लो होती है। कंडक्टिविटी जो होती है वो मतलब कौन से मेटल्स, कौन से एलिमेंट्स कंडक्टिंग होते हैं, कौन से नॉन कंडक्टिंग होते हैं, सेमी कंडक्टिंग क्या होते हैं, मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्या है, कौन से मेटल्स कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। तो ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स की चीज़ें, आप जो डेली लाइफ में चीज़ों को यूज़ करते हो, वो आखिर मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ठीक है, और आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानोगे इस चैप्टर में। ठीक, तो अब हमारा चैप्टर 5 क्या होगा? चेंजेस अराउंड अस, मतलब आपके आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। आप एक आइस क्यूब आप जमाओ, अगर उसको आप बाहर रख दो तो वो तो गर्मी के मौसम में, अगर आप किसी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में रह रहे हो, ज़्यादा कोल्ड रीजन में अगर नहीं रह रहे हो, अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक मेल्टिंग आइस मतलब एक आइस क्यूब को रखोगे तो वो मेल्ट क्यों हो जाता है? एक कैंडल को अगर आप बर्न करोगे तो वो कैंडल भी डिज़ोल्व क्यों हो जाती है? मतलब कैंडल, बड़ी सी कैंडल रहती है और जब पूरा जलने के बाद वो ख़त्म क्यों हो जाती है? वो कैंडल कहाँ गायब हो जाती है? बैटरी जो होती है आपकी मोबाइल की बैटरी, आप उसको चार्जर में लगाते हो, वो चार्ज हो जाती है, फिर आप उसको यूज़ करते हो, फिर डिस्चार्ज हो जाता है, फिर आप चार्ज में लगा देते हो। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, घर में मान लो आपके बनाना आया, वो बनाना थोड़ा कच्चा है, आपने 1-2 दिन रख दिया तो वो राइप कर गया। तो ये सब क्या है? ये सब चेंजेस हो रहे हैं आपके सराउंडिंग में। कुछ चेंजेस इसमें रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब जो आगे पीछे हो सकते हैं, और इरिवर्सिबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकते। जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट को ले लो, एक फ्रूट जो राइप हो गया, जो फ्रूट पक गया है, वो वापस कच्चा तो नहीं हो जाएगा ना, तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज होगा। रिवर्सिबल चेंज मतलब जैसे आइस को ले लो आप, एक आइस क्यूब से आप एक आइस जो है मेल्ट होकर वाटर में बन जाती है, बट उसी सेम वाटर को अगर आप फिर से जमाओगे तो वो फिर से जम जाएगी, तो ये तो एक रिवर्सिबल चेंज हो गया ना। और डिटेल में आप इसके बारे में सब क्या है, कैसे क्यों है और क्या क्या चेंजेस होते हैं, सब जानोगे चैप्टर 5 में। ठीक है, चैप्टर 6 बताएगा आपको हीट ट्रांसफ़र इन नेचर के बारे में कि आपके इकोसिस्टम में, आपके अर्थ में आखिर हीट साइकिल कैसे फ़्लो करती है। जैसे मैंने अभी बताया ना, मेल्टिंग ऑफ आइस या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, एंटार्क्टिका में ऐसे वो वहाँ पोलर रीजन्स में जो ग्लेशियर होता है वो कैसे मेल्ट होता है, इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, रेनफॉल कैसे होता है, स्नोफॉल कैसे होती है, ये सब क्या प्रोसेसेस हैं, हीट ट्रांसफ़र सब क्या है, ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर में जानोगे।
आपको कभी ना कभी क्वेश्चन किए होंगे ना, भाई बारिश कहाँ से होती है, आइस क्यूब क्यों मेल्ट हो जाता है, ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, मैंने ठंडे पानी को बाहर रखा, फ्रिज के बाहर रखा ठंडे पानी को, तो वो गर्म क्यों हो गया। तो उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। ओके थोड़ा, हाँ, तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 था, ये चैप्टर नंबर 7 है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब आप लोग की बात हो रही है। आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, आप अपने बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस तो नोटिस कर ही रहे हो, आपके बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस तो हो ही रहे होंगे। स्पेशली ये जो एज होती है ना, इसी टाइम आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्योंकि आपके प्यूबर्टी स्टेज होती है अराउंड 12 to 13 ईयर्स, आप एक टीन एजर के एज में आते हो। तो ये क्या चेंजेस हैं, कैसे होते हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है एग्जैक्टली, ये आप इस चैप्टर में जानोगे, ठीक है। एडोलेसेंस। चैप्टर नंबर 8, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। इस चैप्टर में आप जानोगे कि टाइम कैसे मेज़र करते हैं, कैसे पता चला कि एक दिन में 24 आवर्स ही होते हैं, कौन पता लगाया, एक घंटे में 60 मिनट्स क्यों होते हैं, डे एंड नाइट एकदम एक डे से लेकर अगली नाइट तक ही एग्जैक्ट 24 आवर्स क्यों होते हैं। पहले के टाइम में लोग इस चीज़ को कैसे ट्रैक करते थे, क्या हमेशा से हमारे पास ये क्लॉक्स थी, नहीं। लाइक एंशिएंट टाइम्स में हमारे पास मॉडर्न क्लॉक्स नहीं थी, तो हम लोग मून और चीज़ों की शैडोज से, मतलब सन की शैडो से, मतलब एक चीज़ रहती थी, मान लो सन उसकी जहाँ जिस डायरेक्शन में शैडो कास्ट कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में कर रहा है या इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग वो करते थे, मतलब वो लोग एंशिएंट टाइम्स में डिसाइड करते थे कि कौन सा टाइम हो रहा है, ये सब। और आप उसी के बारे में जानोगे कि पुराने ज़माने में कैसे किया जाता था, क्लॉक्स को कैसे वो किया जाता है, डे एंड नाइट एंड ऑल दैट, ठीक है। और चैप्टर 9, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। आपने कभी सोचा है कि आपके बॉडी में क्या ऑल ओवर एनिमल्स में फूड क्यों चाहिए होता है, उस फूड का क्या होता है, आप लोग ब्रीथिंग कैसे करते हो, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कैसे बॉडी में आपके होता है, क्या लाइफ प्रोसेसेस हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, ऐसी कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते हो। आपकी बॉडी में जब आप आराम से अभी बैठ के क्लास कर रहे हो, आपके बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस चल रही हैं अभी एग्जैक्टली, क्या आपको इसके बारे में पता है। इस चैप्टर में आपको यही सब बताया जाएगा कि एक एनिमल इन जनरल, एक एनिमल क्या क्या प्रोसेस करता है अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या है, ब्रीथिंग और ब्लड सर्कुलेशन सब कैसे होता है, ये इस चैप्टर में पता चलेगा। तो क्या सिर्फ एनिमल्स ही लाइफ प्रोसेस फॉलो करते हैं, नहीं, प्लांट्स भी लाइफ प्रोसेस फॉलो करते हैं भाई। उनको आप पानी देते हो ना, प्लांट्स को वाटर दिया जाता है, कभी कभार फर्टिलाइज़र्स भी दिए जाते हैं, जिनका यूज़ वो अपना फूड जनरेट करने के लिए करते हैं। वो हमारी तरह फूड नहीं खाते भाई, वो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब नहीं खाते, उनको बस वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कुछ गैसेस चाहिए, ऑक्सीजन CO2 का यूज़ करके वो सब अपने लिए खुद फूड बना लेते हैं। और एग्जैक्टली वो सब कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सब आप चैप्टर नंबर 10 लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर इन प्लांट्स में जानोगे अच्छे से। चैप्टर 11, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। इसमें हम बात करेंगे कि आखिर एक्लिप्सेस क्या होते हैं। आपने सुना होगा ना, सोलर एक्लिप्स हो रहा है, लूनर एक्लिप्स हो रहा है। अभी इसी ईयर के स्टार्टिंग में एक लूनर एक्लिप्स पड़ा था, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी आई होगी ना कि भाई ये क्या होते हैं, एक्लिप्सेस होते क्या हैं आखिर, है ना। तो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि लाइट, शैडोज़ और उनके रिफ्लेक्शंस की वजह से कैसे एक्लिप्स क्रिएट होता है, कब मून की शैडो अर्थ पे आती है, कब अर्थ की शैडो मून पे, सन इसमें क्या रोल करता है, सन का क्या रोल है, कैसे सब होता है, ये सब इस चैप्टर में आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 12, अर्थ, मून और सन के बारे में। ये चैप्टर आपको बताएगा कि अर्थ अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है, मून कैसे रोटेट करता है,
सीजन्स में कैसे चेंजेस आते हैं, डे एंड नाइट क्यों होता है, सब कुछ बताएगा। जैसे आप देख सकते हो ना, ये जैसे अर्थ एक हाफ में डिवाइडेड है और एक साइड डे होता है, एक साइड नाइट होता है। कैसे होता है, अर्थ क्या स्ट्रेट एक्सिस पे टिल्टेड है, रोटेट करती है कि टिल्टेड वो रोटेट करती है। सन का रेवोल्यूशन, सन अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ये सब आप इस चैप्टर में समझोगे कि आपके जो सोलर सिस्टम में चीज़ें आखिर कैसे मैनेज होती हैं। और बस आपके इस बार 7th क्लास की क्यूरियोसिटी बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं इस बार, है ना। और सबका हमने 1 बाय 1 देख लिया कि हर चैप्टर में आप इस बार आखिर क्या क्या पढ़ने वाले हो। जैसा मैंने कहा था, कोई ये जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है। नाउ थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। Science is about asking good questions. Creativity matters as much as knowledge. मतलब क्रिएटिविटी भी मैटर करती है। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं बनने वाला है। और साइंस मतलब साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अगर क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर स्टेप पे आपको चीज़ों को पूछना पड़ेगा। वाई, वॉट एंड व्हेन, मतलब कब, क्या, कैसे, क्यों चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ों को आपको पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस आपके बुक के एंड में काफ़ी बढ़िया चीज़ दी हुई है जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर करने की जगह आंसर का क्वेश्चन करना है। मतलब कि आप हमेशा आपके स्कूल में एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन दिया रहता है, फिर आपको उसका आंसर करना होता है। बट आपके बुक के लास्ट में क्या है, आपके चैप्टर के लास्ट में क्या दिया है, आंसर दिया हुआ है और आपको उसके लिए क्वेश्चन फ्रेम करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है, आंसर है हमारा जस्ट मेक इट अ हाफ, तो इसका क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन दिया है, हाउ टू डिवाइड केक इक्वली। मतलब सोचो, एक चीज़ का आंसर दिया है जस्ट मेक इट हाफ, मतलब इसको आधा कर दो। तो किस चीज़ को आधा किया जाता है, केक को आधा किया जा सकता है ना। तो पॉसिबल क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ टू डिवाइड केक इक्वली। हाउ टू डिवाइड केक इक्वली, उसका आंसर हो जाएगा जस्ट मेक इट हाफ, है ना। ये एक एग्जाम्पल है। टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं हमारे। सबसे पहला है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूक्ड, सबसे पहला आंसर हमारा ये है। और दूसरा आंसर है जस्ट ऐड सम मिल्क। तो सोचो आप लोग, क्या हो सकता है इसका, सोचो आप अपने से सोचो और अपना आंसर अपनी बुक में लिखना, ठीक है। सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, आप अपने आंसर को लिखना। अगर मैं सोचूं इसका क्वेश्चन आखिर क्या हो सकता है, तो मैं तो शायद लिखूं बिकॉज द कैट टीथ्स वर क्रूक्ड। इसका हो सकता है वाई वॉज द कैट नॉट एबल टू ईट हर फूड, मतलब कैट खाना क्यों नहीं खा पाई, बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूक्ड, ये हो सकता है ना। और जस्ट ऐड सम मिल्क का, इसका हो सकता है, इसमें हो सकता है कि द वॉट टू डू व्हेन द कॉफ़ी इज़ स्ट्रॉन्ग। मैं कॉफ़ी पीती हूँ, तो अगर कॉफ़ी में मिल्क डलता है ना, तो अगर कॉफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो उसमें उसको मतलब न्यूट्रल करने के लिए क्या करें, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे, है ना। तो ये भी एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। आप अपना पॉसिबल क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। अब थर्ड वाले का देखते हैं, डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। ये बड़ा अजीब सा है, डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो अगर सोचूं मैं, तो मे बी जब मैं बाहर बारिश से लौट रही हूँ, मैं भीग गई हूँ, तो मेरी एक फ्रेंड मुझे, शायद मे बी मैं पैनिक कर रही हूँ, तो मेरी एक फ्रेंड मुझे टॉवल देते हुए कह रही है डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। हो सकता है ना। क्वेश्चन हो सकता है आई गॉट ऑल वेट इन रेन व्हाट टू डू, फिर आंसर हो सकता है उसका डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल, राइट। आप अपने से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन लिख सकते हो। आंसर 42। अब इसका मैं चाहूँ तो ये सिंपल वो भी रख सकती हूँ कि 41 + 1 = 42।
बट ये तो सिंपल हो जाएगा यार, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखो, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रखने में थोड़ी मज़ा आएगी। आपकी बुक भी यही कह रही है कि कीप द क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, एकदम ऑब्वियस मत रखो। तो इसका क्या रख सकते हैं, सोचे आखिर इसका क्या आंसर रखें। आंसर 42 क्या रख सकते हैं, 42 का क्वेश्चन क्या हो। वैसे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल और 42, ये जो आंसर है इसका रेफरेंस है इस बुक से। ये एक नॉवल है द अल्टीमेट हिचकर्स गाइड टू गैलेक्सी। इसका कोई रेफरेंस नहीं है आपकी बुक में, ना ही आपके पढ़ाई में इसका कोई रेफरेंस है। बस ये एक आउटसाइड की नॉवल है जिसके 2 क्वेश्चन थे इधर, तो मैं सोची डिस्कस कर लिया जाए इसके बारे में। इसमें एक्चुअली ये स्टोरी एक साइंस फिक्शन कॉमेडी है बाय डॉगलास एडम्स। इसमें एक्चुअली है क्या, मैं एक प्रीव्यू दे देती हूँ क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप क्यूरियस हो तो आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक कुछ बुक्स भी रीड करनी चाहिए, अच्छी हैबिट होती है ये। तो इसमें एक्चुअली है क्या कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट एलियंस के द्वारा नहीं होती। नॉट फॉर रिवेंज, इट इज़ फॉर बिल्डिंग अ स्पेस हाईवे प्रोजेक्ट। मतलब ह्यूमंस की वजह से ही अर्थ को डिस्ट्रॉय हो गई है और सिर्फ एक ह्यूमन सर्वाइव करता है, और वो एक काफ़ी जिसका नाम है आर्थर डेंट, ठीक है। तो उसी के बारे में है और कैसे वो चीज़ों को सर्वाइव कर रहा है, वो कैसे है, क्या है। तो काफ़ी कॉमेडिक टाइप की साइंस फिक्शन नॉवल है ये, जिसमें ये जो 42 है ना, ये जो 42 है, दिस इज़ द आंसर टू लाइफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। मतलब एक कंप्यूटर है इसमें, जिससे ये जो आर्थर है मेन कैरेक्टर हमारा, वो कोशिश कर रहा है कि भाई वो लाइफ और यूनिवर्स सब चीज़ का एक आंसर निकाल ले। तो वो जो कंप्यूटर क्या आंसर देता है, वो 42 आंसर देता है। और उसमें ये लाइन भी काफ़ी बार हुई है कि डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। तो ये इस बुक से ये 2 लाइन, इन 2 आंसरों का रेफरेंस लिया गया है, ठीक है। आपकी बुक में इस बुक के बारे में कुछ नहीं दिया है, ना ही आपके बुक से इसका कुछ रिलेशन है, बट इन 2 आंसरों से इस बुक का रिलेशन है, तो मैंने सोचा मेंशन कर दूँ मैं, ठीक है। तो बस इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। यही था, आपको बस एक बेसिकली प्रीव्यू था ये सब चैप्टर्स का, आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का था, आपको कैसे साइंस को पढ़ना है, साइंस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में था। और एंड में इंटरेस्टिंग ये चीज़ थी कि आपको आंसर का क्वेश्चन करना है। हमने इस 42 वाले का क्वेश्चन नहीं किया, आप इसका खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं और ज़रूर से अपनी बुक में लिखिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को बाहर वो लाने के लिए। तो बस इसी के साथ आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।